तो हम बात कर रहे थे बड़ी खबर की, जैसा कि राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी की गई है और आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए पास भी जारी होगा। आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं को भी पास लेना होगा और आवश्यक वस्तुओं से जुड़े हुए लोगों को भी पास लेना होगा, यानी कि व्यापारी वर्ग को। अपर मुख्य सचिव ने यह निर्देश जारी किया है। ई पास इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी आप दिखा सकते हैं, वो भी मान्य होगी। अंतर जनपदीय सीमा के लिए भी पास जारी हो गए, यानी कि एक जनपद से दूसरे जनपद जाने के लिए तो पास दिखाना ही होगा, लेकिन अंतर जनपदीय सीमा के अंदर आप अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए भी पास जारी होंगे। संस्थाओं के लिए पास की अवधि संपूर्ण अवधि तक होगी। तो आम जनमानस के लिए जनपदीय पास की वैधता 1 दिन की होगी, अंतर जनपदीय पास की वैधता 2 दिन की होगी। आवेदन करने में किसी समस्या आने पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की समस्या आ रही है आवेदन करने के दौरान तो आप इन दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो आपको हम आपकी टीवी स्क्रीन पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो जल्द से जल्द इन नंबर्स को भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आम जन चिकित्सा सेवा लेने के लिए पास के जरिए मूवमेंट कर सकते हैं। पहले आपको आवेदन करना होगा ई पास के लिए। rahat.up.nic.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर आप कॉल कर सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं की सेवा ना मिल पाने की दशा में भी आप शिकायत कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं, जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता रहे हैं 1076 पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको आवश्यक वस्तुओं की सेवा नहीं मिल पा रही है। आवेदक rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान है, जिसमें संस्था आवेदक सहित 5 कर्मियों के लिए आवेदन कर सकती है। सभी आवेदनों का पहले परीक्षण होगा, फिर सत्यापन होगा, उसके बाद ही ई पास जारी होगा आपके लिए। ई पास आवेदक के मोबाइल पर एसएमएस में दिए गए लिंक पर वो क्लिक कर सकते हैं और अपना ई पास ले सकते हैं। ई पास की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी। तो जनपद की सीमा के साथ ही अंतर जनपदीय सीमा के लिए ये ई पास जारी होंगे। संस्थाओं के लिए पास की अवधि संपूर्ण अवधि तक होगी, तो वहीं आम जनमानस के लिए जनपदीय पास की वैधता 1 दिन और अंतर जनपदीय पास की वैधता 2 दिन की होगी। आवेदन करने में किसी समस्या के आने की दशा में आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाना है तो आपको जो पास उपलब्ध कराया जाएगा उसकी वैधता सिर्फ 2 दिन की होगी। नंदन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। नंदन, नई गाइडलाइन जो जारी की गई है, अब देखिए उसमें पास की अब अनिवार्यता जरूरी है, देखिए, लेकिन अब ऐसे में लोगों के सामने एक और बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ये जानकारी भी नहीं है उनके पास कि कैसे नेट पर जाकर इन वेबसाइट पर जाकर क्लिक करना होगा। जी बिल्कुल अंजलि, आपको बता दें कि जिस तरीके से लॉकडाउन की व्यवस्था पिछले कई दिनों से चल रही है और साप्ताहिक लॉकडाउन लगा था, उसके बाद से फिर 2 दिन लॉकडाउन किया गया, फिर बढ़ाकर फिर 2 दिन और एक्सटेंड किया गया और अब ये एक्सटेंड 2 दिन और बढ़ा दिया गया। तो इस कंडीशन में लगातार जो आम जनमानस है वो परेशान हो रहा था, क्योंकि उसको एक जनपद से दूसरे जनपद में जाने में दिक्कत हो रही थी और कई लोग ऐसे थे जो इस व्यवस्था को गलत इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि बेवजह की जो लॉकडाउन की कंडीशन होती है उस कंडीशन में आवश्यक वस्तुओं के सप्लाई के लिए केवल छूट होती है, आवश्यक आदमी के लिए जो कि सप्लाई आपूर्ति करते हैं उनके लिए छूट होती है। तो कहीं ना कहीं इसका गलत इस्तेमाल कुछ आम जनमानस कर रहे थे कि बेवजह का सड़कों पे घूमना और लॉकडाउन का पालन ना करना। तो कहना गलत नहीं होगा कि इस कंडीशन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नियम अब और जो गाइडलाइन जारी की है उस कंडीशन में यह है कि आप अगर किसी जनपद में से जनपदीय पास के लिए 1 दिन और अंतर जनपदीय के लिए 2 दिन की व्यवस्था की गई है और
और जो आवश्यक वस्तु है यानी कि जो संस्थान आवश्यक चीजों के लिए प्रोवाइड कराती है, जैसे कि मीडिया हो गया या फिर किसी आवश्यक मेडिकल संस्थान हो गए या फिर मेडिकल स्टोर्स हो गए या फिर तमाम तरह के ऐसे आवश्यक चीजें, एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं जो इसको अपने ई पास के जरिए जारी करवा के कह सकते हैं, जिसकी वेबसाइट सरकार ने, गवर्नमेंट ने जारी की है। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार अब सख्त कदम उठाने लगी है कि आप बेवजह का जो लोग सड़कों पे घूम रहे थे, लॉकडाउन की परिस्थिति होने के बाद भी बेवजह का घूम रहे थे, किसी कारणवश उनके पास कोई कारण नहीं था घूमने का और ना कोई वजह थी मार्केट में घूमने की, तो कहीं ना कहीं उनपे विराम लगेगा और उनपे कड़ाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सख्त कदम उठाया है। जी बिल्कुल नंदन, जैसा कि जानकारी हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा अहम जानकारी है, ताकि वो जान सके अगर घरों से वो बेवजह मूवमेंट करने के लिए निकल भी रहे हैं या फिर किसी जरूरी काम से जा रहे हैं तो उनको ई पास रखना जरूरी होगा। ये जानकारी दर्शकों तक पहुंच रही है, लेकिन अब आज ही ये गाइडलाइन जारी हुई है और ऐसे में लोगों के सामने मुश्किल भी होगी कि इतनी जल्दी में कैसे ई पास बनवाएं। जी बिल्कुल अंजलि, ये बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि देर शाम को अगर हम बात करें तो सोमवार की देर शाम को गाइडलाइन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नंबर 3 के साथ में बैठ के मीटिंग की और कई तरह के गाइडलाइंस के लिए स्वरूप डिसाइड किए और निर्देशित किए। और उसके तहत ये भी गाइडलाइंस है कि अगर आप लॉकडाउन की परिस्थिति में कहीं बाहर निकलते हैं तो आपको वेबसाइट के जरिए आपको आवेदन करना है और आवेदन में करने के दौरान कोई दिक्कत भी आती है तो उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी, कई सारे नंबर जारी किए हैं कि अगर आपको वेबसाइट के दौरान आपको आवेदन करने के बाद अगर आपको ई पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और आप इमरजेंसी कारणवश किसी काम से जाने के लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं, जहां पे उसकी समस्या का समाधान होगा। तो दोनों ऑप्शन आम जनमानस के पास में है, लेकिन कई अखबार के माध्यम से इसका विज्ञापन के थ्रू प्रचार भी किया गया, खबर भी चली है। तो लेकिन अगर आम जनमानस की बात करें तो कई सारे ऐसे लोग हैं जन तक ना अखबार पहुंचता है ना वो टीवी चैनल्स के माध्यम से करते हैं, तो उनको असुविधा हो सकती है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन को भी निर्देशित दिए गया है कि जिनको जानकारी नहीं है उनको अगर वो रोड पे निकलते हैं, अगर वो अपनी समस्या बताते हैं, उनकी समस्या जेन्युइन होती है, जैसे कि अस्पताल जाना है, अस्पताल का पर्चा दिखा रहा है या फिर किसी बस से सफर करके वो अपने जनपद में आए हैं, अपने क्षेत्र में आए हैं तो बस टिकट या फिर रेलवे टिकट दिखा सकते हैं या फिर किसी और जरूरी काम से वो बाहर जा रहे हैं तो अपने जरूरी काम का वजह दिखाकर या फिर कोई वस्तु दिखाकर अपने काम को बता सकते हैं। प्रशासन और पुलिस को उसको समझना पड़ेगा। तो यह प्रक्रिया जो लागू की गई है वो इमरजेंसी सर्विसेज पे लागू की गई है, जो कि हर आदमी पे लागू होता है। तो ये भी कंडीशंस उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की हैं कि जिसको जानकारी नहीं है वो अपनी आवश्यक काम या फिर अस्पताल का पर्चा या फिर रेलवे या बस टिकट दिखा के अपनी गंतव्य तक जा सकता है। बिल्कुल, जिनको जानकारी नहीं है इसीलिए ये जानकारी हम आप तक, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप इस बारे में जान सकें कि जो नई गाइडलाइन आपके सामने आई है इस बार लॉकडाउन की नई गाइडलाइन, उसमें ये जरूरी है कि अगर आप अपने घरों से निकल रहे हैं तो आपके पास ई पास जरूरी होगा। ई पास की वैधता के बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर बढ़ रहे हैं यानी कि अपने जनपद की सीमा को पार कर रहे हैं तो आपके पास जो ई पास होगा उसकी वैधता 2 दिन की होगी। अगर आप अपने जनपद के अंदर ही इधर से उधर मूवमेंट कर रहे हैं तो उस ई पास की वैधता 1 दिन की होगी, अंतर जनपदीय पास की वैधता 2 दिन की और जनपदीय पास की वैधता 1 दिन की होगी। और आवेदन करने में किसी भी तरीके की समस्या आ रही है तो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप इसको जल्द से जल्द नोट कर लीजिए और समय पड़ने पर ये नंबर आपके सामने होंगे और इन नंबर की मदद आप ले सकते हैं। अगर आपको आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर आपको उपलब्ध कराए गए हैं। तो राज्य सरकार की तरफ से जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसमें आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए पास जारी होगा और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं को भी पास लेना होगा और इन संस्थाओं के पास सिर्फ 5 लोगों की सीमित संख्या होगी। इनके लिए ही आप पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। ई पास इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी। नंदन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जिले भर में तमाम गतिविधियां
गतिविधियां हमने देखी। लॉकडाउन के दौरान भी लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे थे, तरह तरह के बहाने बना रहे थे। दूसरी बात, जो व्यापारी वर्ग है, जो आवश्यक सेवाओं से माफ कीजिएगा, जो आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी हुई दुकानें हैं, उनका व्यापार रोज कर रहे हैं। ऐसे में वो एक जगह से दूसरी जगह पर माल लाने और ले जाने के लिए भी मूवमेंट करेंगे। क्या उनको रोजाना पास दिखाना होगा? जी बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपको बता दें कि अगर हम कंडीशनली बात करें तो कुछ दिन पहले जब पहली लॉकडाउन मतलब कि साप्ताहिक बंदी की गई, वो रविवार के दिन की गई। उसके बाद से क्योंकि अमूमन लोगों ने ये माना कि रविवार की बंदी के दिन है बंद, तो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया की जाएगी और सैनिटाइजेशन किया जाएगा बाजारों में, जिसके बाद जो दुकानदार हैं या आम जनमानस है उनको ये तसल्ली था कि एक दिन की लॉकडाउन यानी कि साप्ताहिक बंदी रहेगी तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिर कुछ दिन बाद से अगले सप्ताह से उसको बढ़ाकर शनिवार और रविवार किया गया, जिसके बाद से आम जनमानस ने यह परसेप्शन बनाया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, शनिवार और रविवार के दिन साप्ताहिक बंदी रहेगी तो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया और अच्छे तरीके से हो पाएगी और हम सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन जब से काउंटिंग का देखा गया और चुनाव शुरू हो गया और मतगणना की बारी आई तो उसको बढ़ा करके 3 दिन कर दिया गया, यानी कि शनिवार, रविवार और सोमवार कर दिया गया। तो इस कंडीशन में आम जनमानस के माइंड का सेटअप जो बैठ गया कि हाँ अब लॉकडाउन की परिस्थिति आ सकती है। जो दुकानदार है उनके माइंड सेटअप बैठ गया कि हाँ, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं के सप्लाई में जनरल स्टोर हुआ या फिर रोजमर्रा के जिंदगी का जो सामान जो लोग बेच रहे हैं, या सब्जी हुई या फिर फल हुए या फिर कोई तरह के जो स्ट्रीट वेंडर्स हुए जो सड़कों पर लगा के बेचते हैं, उनको माल वाहक जैसे कि सब्जी मंडी में माल वाहक जो सामान आते हैं, जो सब्जियां आती हैं, उनको ढोने और ले जाने के लिए आवश्यक चीजों की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक निर्धारित करना चाहिए कि जो रेगुलर जो रोजमर्रा की जिंदगी के जो वस्तुओं के बाहर माल वाहक सामान है उनके लिए जो एक दिन वैधता की गई है उसको बढ़ाकर एक लॉकडाउन, जब तक लॉकडाउन की परिस्थिति रहेगी तब तक के लिए वैलिड करना चाहिए। अभी तक ऐसी कोई, हालांकि अभी तक ऐसी कोई प्रक्रिया और कई ऐसे निर्देशित नहीं किए गए हैं, ना निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे वस्तुओं को छूट दी जाए। यानी कि नंदन, जो जरूरी वस्तुओं की जो आवागमन है उनको भी रोजाना पास के लिए आवेदन करना होगा, रोजाना पास दिखाना होगा। निश्चित तौर पर अंजलि, लेकिन इसको हालांकि इस पे विचार चल रहा है। टीम 9 की लगातार मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग्स हो रही है और चूंकि एक बार 2020 में सरकार ने भी इस चीज को महसूस किया है और गाइडलाइंस लगाई हैं, निर्देश भी दिए थे और आम जनमानस भी इसको महसूस कर चुका है कि किस तरह की गाइडलाइंस होती हैं और क्या क्या नॉर्म्स होते हैं और किस तरह के वो जीवन रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरीके से जीने के लिए, क्योंकि पूरे मार्च से लेकर और 1 साल तक का जो लॉकडाउन रहा, यानी नवंबर अक्टूबर तक का जो लॉकडाउन रहा, उस परिस्थिति में आम जनमानस ने भी वो महसूस, काफी नजदीक से महसूस किया था कि रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे निपटा जा सकता है। तो सेम कंडीशन 2021 में भी वही बन रही है। तो आम जनमानस का माइंड सेटअप है कि किस तरीके से अपने आप को सेट करना है इस लॉकडाउन की परिस्थिति में, और जो दुकानदार है उनका भी माइंड बैकअप है, क्योंकि लगातार जो अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया होती है वो संस्थागत होती है और जो प्रक्रिया पूरे लॉकडाउन जब तक चलनी होती है उसका भी पैसा अलॉट किया जाता है। तो इस कंडीशन में टीम 9 की मीटिंग मुख्यमंत्री से हो रही है और लगातार इस विचार किया जा रहा है कि कौन सी अच्छी सुविधाएं आम जनमानस को, दुकानदारों को और जो संस्थान है जो आवश्यक वस्तुओं को सप्लाई करते हैं उनको क्या ऐसी सुविधाएं दी जाए जिससे आम जनमानस को तकलीफ ना हो और वो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने घर परिवार के साथ घर में बैठे बैठे उनको सब चीजें सुनिश्चित हो पाए और उनको उपलब्ध हो पाए। जी अंजलि, बिल्कुल। और देखने वाली बात यह भी है कि कई लोगों के सामने देखिए नंदन समस्याएं भी खड़ी होंगी। अब ये जो नई गाइडलाइन जारी हुई है, अचानक से अब सभी दिए हुए लिंक पर क्लिक भी करेंगे। जो rahat.up.nic.in है, वेबसाइट है, उस पर अचानक से लोग क्लिक करेंगे क्योंकि सभी को इस समय ई पास की जरूरत भी होगी। कई दुकानें हैं जो जरूरी वस्तुओं से जुड़ी हुई हैं, उनके जो व्यापारी हैं वो ई पास के लिए जरूर आवेदन करेंगे इकट्ठे। हमने वो भी परिस्थिति देखी थी जब वैक्सीन के लिए लोग आवेदन कर रहे थे तो अचानक से जो सर्वर था वो भी बैठ गया था और वेबसाइट भी क्रैश हो गई थी। तो कहीं ये मुश्किल एक बार फिर से इस वेबसाइट पर भी ना आ जाए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अंजलि, क्योंकि जब पिछले साल हम लोग देखे थे कि वेबसाइट ई पास की भी लॉन्च की गई थी और ई पास चूंकि डीएम हर डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट पे लगातार वो ऑनलाइन फॉर्म के लिए प्रयास किए जा रहे थे और भरे जा रहे थे, उस पर क्लिक की जाती। तो कोई भी वेबसाइट जो होती है उस पर अगर एक साथ लोड या प्रेशर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे, आप अपनी निगाह बनाकर रखिए तमाम अपडेट पर। तो फिलहाल ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे, ये काफी अहम जानकारी जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आम जनमानस तक ये जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है। जो नई गाइडलाइन
सामने आई है वो आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपको अब अगर मूवमेंट करना है तो जेब में ई पास रखना जरूरी होगा। और शराब से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी में आज से महंगी हो चुकी है शराब। 10 से 40 रुपए तक बढ़े हैं शराब के दाम। राजस्व बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने कोविड सेस लगाया है। 10 से 40 रुपए महंगी हो चुकी है शराब। आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन करते हुए शासन ने कोविड सेस लगाया है। तो राजस्व बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने कोविड सेस लगा दिया है, तो शराब महंगी हो चुकी है। आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन करते हुए सेस बढ़ा दिया गया है, कोविड सेस लगाया गया है। तो 10 से 40 रुपए महंगी हो चुकी है शराब। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में आज से महंगी हो चुकी है शराब। 10 से 40 रुपए तक दाम बढ़ा दिए गए हैं शराब के। कोविड सेस लगाने के बाद 10 से 40 रुपए बढ़ चुके हैं। और लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, शराब के दाम बढ़ा दिए गए, राजस्व बढ़ाने के लिए कोविड सेस बढ़ाया गया। अब 10 से 40 रुपए महंगी हो जाएगी शराब। कब से ये दाम बढ़ाए जाएंगे, कितने बजे से? अब क्योंकि देखिए लोगों की कतारें भी लगना शुरू हो जाएंगी, हालांकि लॉकडाउन है। देखिए अंजलि, जाहिर सी बात है कि अभी कोविड टेस्ट लगाया गया है और यूपी में शराब महंगी हो गई, 10 से 40 रुपए महंगी कर दी गई है। हालांकि इस समय जो सरकारी ठेके वो बंद है क्योंकि कर्फ्यू चल रहा है, तो सरकारी ठेके उत्तर प्रदेश सरकार के बाद आदेश के बाद बंद किए गए हैं। और कहीं न कहीं आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन करते हुए जो शासन ने रेगुलर कैटेगरी की शराब जो है 10 से 90 ml की जो विशेष अतिरिक्त कोविड टेस्ट लगा दिया है। इसी तहत प्रीमियम कैटेगरी की शराब पर प्रति 90 ml पर 10 रुपए, सुपर प्रीमियम की 90 ml पर 20 रुपए, तो वही स्कॉच पर 90 ml की 30 रुपए और विदेश की आयातित शराब पर भी 90 ml पर 40 रुपए का अतिरिक्त कोविड टैक्स लगाया गया है। तो वही इस संबंध में सोमवार को शासन आदेश भी जारी कर दिया गया है। और प्रदेश की कांच की बोतल के निर्माण के प्रोत्साहित करने के लिए यूपी में बनी शराब की आपूर्ति जो है टेट्रा पैक कांच की बोतलों में किए जाने वाली अनुमति भी दे दी गई है। और कहीं ना कहीं ये कोविड टेस्ट लगाया गया। जब इससे पहले कोरोना संक्रमण बढ़ा था अंजलि, तो पहली लहर आई थी, तब भी सरकार ने कोविड टेस्ट लगाया था। तो जाहिर सी बात है एक बार फिर कोरोना की स्थिति भयावह हो चुकी है और सरकार ने फिर कोविड टेस्ट लगाया है। और जो संशोधन है उसमें 21 और 22 में आबकारी नीति के उसमें संशोधन करके दाम बढ़ाए गए हैं। बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र, जैसा कि यूपी में इस वक्त लॉकडाउन लागू है, ऐसे में दुकानें तो सभी बंद है, लेकिन राजस्व बढ़ाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है यूपी सरकार ने। ऐसे में अब क्या देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले ही जब लॉकडाउन लगता है या फिर अनलॉक की स्थिति होती है तो शराब की दुकानों के बाहर किस तरीके से कतारें लग जाती है, ये भी हमने देखा है। यूपी सरकार ने शायद यही सोचते हुए बड़ा फैसला लिया है। देखिए, स्थिति जिस तरह से दिल्ली में पैदा हुई थी कि लॉकडाउन लगाया गया था और बड़ी संख्या में लोग दुकान पहुंचे थे और कहीं ना कहीं कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। हालांकि जनता भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो सरकारी दुकानदार हैं उनके ऊपर खास प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तो उनकी दुकानें बंद है, किसी प्रकार की आय नहीं है, और दूसरी तरफ आबकारी को पूरी फीस उनको देनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि इस दाम बढ़ने के बाद भी खासा नुकसान होगा दुकानदारों को और जनता पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन दुकानों को खासा नुकसान इसमें दिखाई देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखा जा रहा है कि आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन करते हुए शासन ने कोविड सेस लगा दिया है। शराब से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्व बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और कोविड सेस लगा दिया गया है। तो यानी कि शराब अब यूपी में 10 से 40 रुपए के जो दाम बढ़ चुके हैं। हमने ये भी देखा है कि कतारें लगना शुरू हो जाती हैं जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान होता है। उसके पहले ही शराब के जो जितने भी दुकान हैं वहां पर लोगों की कतारें लगना शुरू हो जाती है। भ्रम की स्थिति में खास तौर पर लोगों में कि अल्कोहल से कोरोना से बचाव होगा और ऐसा डॉक्टर्स ने भी कहा है। लेकिन फिलहाल जो हमने देखा है कि अभी यूपी सरकार ने शराब के जो दाम हैं वो बढ़ा दिए हैं, कोविड सेस लगा दिया है। तो अब 10 से 40 रुपए महंगी हो चुकी है आज से यूपी में शराब। 2021-22 में संशोधन करते हुए यह बड़ा फैसला लिया है शासन ने कोविड सेस लगाने का। और बड़ी खबर लखनऊ से, गांव में कल से 5 दिन चलेगा जांच अभियान। स्वास्थ्य गांवों में 5 दिन का
जांच अभियान चलाया जाएगा। घर घर मरीजों की पहचान कर दवा के साथ जरूरी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने जिले और ब्लॉक स्तर पर गठित की है टीमें। आशा बहुएं रोजाना 50-50 घरों में जाकर स्क्रीनिंग करेंगी। जरूरत पड़ने पर मरीजों को भर्ती भी किया जाएगा। अगर गंभीर अवस्था में है रोगी तो उनको भर्ती भी किया जाएगा। तो 50-50 घरों में जाकर रोजाना आशा बहुएं स्क्रीनिंग करेंगी, यानी कि बुखार देखा जाएगा। अगर लोगों में लक्षण देखे जाएंगे तो उनको भर्ती भी किया जाएगा। तो स्वास्थ्य विभाग गांवों में जाकर रोजाना जांच करेगा। घर घर जाकर मरीजों की पहचान की जाएगी, उनको दवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने जिले और ब्लॉक स्तर पर टीमें भी गठित की हैं। तो आशा बहुएं रोजाना 50-50 घरों में जाकर स्क्रीनिंग करेंगी और जरूरत पड़ने पर मरीजों को भर्ती भी किया जाएगा। गांव में कल से 5 दिन ये अभियान चलाया जाएगा, जांच अभियान चलाया जाएगा। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये बड़ा फैसला एक और लिया गया है क्योंकि टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाए जाने की बात पहले यूपी सरकार ने कर दी थी और अब गांव में जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर जांचेंगी, परखेंगी और जितने भी अगर गंभीर मरीज है तो उन्हें भर्ती भी किया जाएगा। और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, गाँव की स्थिति खराब होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार जागी है और कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश सरकार संक्रमण पर रोकथाम लगाने के लिए जो है एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है और 5 मई यानी कल से जांच अभियान चलेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार से विभिन्न गांवों में 5 दिन तक ये अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम होगी, घर घर मरीजों की पहचान कर दवा के साथ जरूरी जानकारी भी उपलब्ध कराएगी, लोगों को जागरूक भी करेगी और स्वास्थ्य विभाग से जिले और ब्लॉक स्तर पर ये गठित टीमें की गई हैं जिसमें आशा बहुएं होंगी और जो एएनएम होती है वो सब होंगी और कहीं ना कहीं 50-50 घरों में जाकर स्क्रीनिंग भी की जाएगी। वो सभी स्क्रीनिंग करेंगी और आवश्यकता पड़ने में मरीजों को भर्ती भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पंचायत चुनाव से जिस तरह से अंजलि गांव तक संक्रमण फैला है तो जाहिर सी बात है कि सरकार को समेटना भी होगी और सरकार अब इस जद्दोजहद में जुट गई है कि गांव बस संक्रमण को कैसे रोका जाए, क्योंकि गांव की स्थिति जो अंजलि है बहुत भयावह हो चुकी है। ना ही वहां पर पीएचसी के इलाज के नाम पर कुछ है, ना ही ऑक्सीजन है, ना ही बेड है। ऐसी तमाम समस्याएं गांव में हैं और यहाँ तक कि औषधि भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है गांव में। जो नॉर्मल औषधि होती है पैरासीटामोल और वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तमाम तरह की समस्याएं हैं। अब सरकार इससे लड़ने के लिए कहीं ना कहीं एक युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को जो है अब गांव-गांव तक उतारा जाएगा। बिल्कुल, और ये बड़ा फैसला देखिए ले ही लिया गया था पहले ही, लेकिन जैसा कि आपने ये भी जानकारी दी कि पंचायत चुनाव के दौरान और मतगणना के दौरान तमाम एजेंट्स भी संक्रमित पाए गए थे और मतगणना स्थलों पर जहां सख्त हिदायत दी गई थी कि भीड़ नहीं लगाई जाएंगी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में देखा गया भीड़ तब भी लगाई गई। इसी वजह से कोरोना संक्रमण में और भी ज्यादा इजाफा हुआ है क्योंकि लोग बाज नहीं आ रहे हैं लापरवाही बरतने में। और ऐसे में देखिए टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाया जाना भी बहुत जरूरी था। जितेंद्र, देखिए अंजलि, जरूरत थी क्योंकि लगातार एक बड़ी आबादी पंचायत चुनाव में संक्रमित हुई कि लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था और गांव तक की स्वास्थ्य विभाग की टीमें नहीं पहुंच रही थी। अब पंचायत चुनाव खत्म हो गया है तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य विभाग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है और अब युद्ध स्तर पर ये टीमें गाँव में उतरेंगी। 5 दिन तक ये अभियान चलाया जाएगा जिसमें पीएचसी में जो गांव में आशा बहुएं होती है, एएनएम होती है, जीएनएम होती है, इनकी टीम गठित की जाएगी। 50-50 घरों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर कोई संक्रमित होता है या उसके अंदर कोई इलाज पाया जाता, कुछ लक्षण पाए जाते हैं तो उसको भर्ती तक कराया जाएगा। तो सरकार इसको रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 5 दिन का लॉकडाउन लगाया है। आगे उम्मीद है कि आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल युद्ध स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार आ चुकी है। ऑक्सीजन से लेकर तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के लिए अब सरकार पूरी तरह से तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो घर घर मरीजों की पहचान कर उनको दवा भी दी जाएगी और साथ ही जरूरी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे पंचायत चुनाव की मतगणना मतगणना जारी है रामपुर में और आज एक प्रधान प्रत्याशी जीतने के बाद जुलूस के दौरान उनके विरोधी लोगों से कहा सुनी हो गई, जिस पर दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे और तलवारबाजी कर जान लेने पर तक उतारू हो गए, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। मामले को पुलिस ने जाना समझा और 14 नामजद सहित 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और घायलों का जिला अस्पताल में
इलाज भी जारी है। तो रामपुर के थाना मिलक्का खानम क्षेत्र के माटखेड़ा गांव के बिहारी नगर से परमजीत कौर पति गुरदेव सिंह प्रधान पद की प्रत्याशी थी। उनको आज जीत हासिल हुई थी और जीत हासिल करने के बाद प्रमाण पत्र लेकर अपने समर्थकों के साथ सभी लोग गुरुद्वारे की ओर माथा टेकने जा रहे थे कि रास्ते में उनके कुछ विरोधियों से उनकी कहा सुनी हुई और बात इतनी ज्यादा बढ़ी कि दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। 3 लोग घायल हो गए हैं जिनका उपचार जारी है जिला अस्पताल में और इस मामले की रिपोर्ट भी दर्ज की जा चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।